वाले एप्टीट्यूड में ये चार आपको पढ़ने हैं। इसी से क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो बेसिकली आपके एक क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे, चाहे इससे 2 क्वेश्चन कर ले चाहे इससे 2 क्वेश्चन कर ले, है ना। लास्ट 1-2 क्वेश्चंस इसमें से कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछता है। हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया कि रिसर्च क्या है, एक इंटेंशनल इन्वेस्टिगेशन है ना। कोई अगर बताएगा, पूछना है कि क्या है भाई, एक इंटेंशनल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक। क्यों, किस लिए? तो टू ऐड द नॉलेज, टू फिल द गैप ऑफ नॉलेज, है ना, या टू सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज या थ्योराइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक ना। 3 उद्देश्य होते हैं रिसर्च के। हमने ये भी जान लिया था कि रिसर्च कैसे डिस्कवरी से, इन्वेंशन से और इनोवेशन से अलग है ना। डिस्कवरी भी एक प्रोसेस है, या यू कैन से कि वो आउटकम है। डिस्कवरी आउटकम है। अगर प्रोसेस की बात करें तो डिस्कवरी भी एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कोई खोजने के लिए ही निकला हो, है ना, कि हम अमेरिका को खोजेंगे, तो वो भी तो इंटेंशन है, वो भी तो एक इंटेंशनल है। लेकिन उसमें क्या है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर नहीं है, वो कहीं भी चला है। पता चला अमेरिका को, इंडिया को खोजने चला है, अमेरिका खोज लिया गया, है ना। तो वो एक क्या होता है कि उसी को डिस्कवरी कहें तो वो अनइंटेंशनल होता है। दूसरी चीज अगर कहें कि रिसर्च एक प्रोसेस है, तो डिस्कवरी एक रिजल्ट है, ठीक ना। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोगों ने बात कर दी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्योंकि हम नॉलेज या सच को सामने ला रहे हैं, तो सच को सामने लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसमें हमने कहा कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, है ना, जनरलेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब आपका खुद का बायस नहीं हो, है ना, ऑब्जेक्टिव हो, जो फैक्ट है उसी को सामने, उसके आधार पे जो निष्कर्ष है उसी को आपको प्रेजेंट करना है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों ने लास्ट में जो उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं टाइप ऑफ रिसर्च में, ये आप लोग जब कभी प्रपोजल या एमए में जाएंगे तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है ना। तो वहां पे आपको खुद का नॉलेज यूटिलाइज करना होगा कि कैसा प्रपोजल बनाए। अब जैसे सोशियोलॉजी वाले हैं वो उसके अनुसार बनाएंगे, साइकोलॉजी वाले हैं अपने अनुसार बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च अलग अलग तरीके के होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च कैसा होता है, एम्पेरिकल रिसर्च कैसा होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था, लगभग 6 अलग अलग आधार थे। उस आधार पे हमने अलग अलग प्रकार पढ़ा था कि एप्लीकेशन के आधार पे हमारे 2 तरह के रिसर्च होते हैं। कौन कौन? एक कि हमको अप्लाइड करना है, एप्लीकेशन करना, अप्लाइड रिसर्च जिसको बोलते हैं, और एक फंडामेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग रिसर्च हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछता है कि हिस्ट्री या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो उसमें से अगर आप ये पढ़ लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे कई बार मुझे फीडबैक में बता रहे थे कि भैया अभी क्वेश्चंस एग्जैक्टली बन नहीं रहा है, सभी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है क्वेश्चन। लेकिन मैंने कहा कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और हाई लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग फर्स्ट राउंड में जो है, मैं 10 दिनों के लिए जो गाँव गया उसमें आपकी क्लास रुकी, अब क्लास नहीं रुकेगी जब तक हम हैं, तो क्लास लगातार चलेगी आपकी, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पहला जो बैकबोन है बना दूं, कि इसको सीधा सीधा पढ़ा दूं, एक फ्रेम क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब। जैसे आपका टाइप ऑफ रिसर्च का बन गया तो आपको इतना पता हो गया ना कि टाइप ऑफ रिसर्च इतने इतने प्रकार के होते हैं, इसका काम ये है। अब इसका हमारा क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो जब हम दूसरे बार में पढ़ेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि डेल कोन ने क्या कहा। डेल कोन में कहा ना, हम लोगों ने डेल के कोन में पढ़ा ना कि भाई आप पहले रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, राइट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करोगे, तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग या उसमें पकड़ आपकी बढ़ेगी। तो हम लोग एक ही बार में या तो कर ले, तो उतना टाइम नहीं है अभी, है ना। ये तब पढ़ते जब हम लोग को क्या होता है कि आराम से एक टॉपिक के लिए हमारे पास 15 दिन है ना। लेकिन हमारे पास क्या है कि अभी फिलहाल एक बार फ्रेमवर्क बना लें, और उसके बाद जब हम पढ़ लेंगे तब उसको एनालाइज करेंगे। पढ़ा था ना कि अलग अलग टीचिंग लेवल होते हैं या अलग अलग लर्निंग लेवल होते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं? मेमोरी लर्निंग पे जाते हैं ना। हमें कुछ कुछ याद हो, बस कुछ कुछ अंडरस्टैंड हो, तब हम जाके फिर क्या कर पाएंगे,
उसका एनालाइज या एग्जीक्यूट या सिंथेसाइज कर पाएंगे। तो हमारा पहला लेवल की कोशिश होगा कि आपके पास बस जानकारी हो जाए कि ये चीज़ें आपके फर्स्ट पेपर में है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, थोड़ा याद कर लें। हम दूसरे लेवल में जब पढ़ाएंगे तब इससे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा स्टेप में डिटेल करेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च करेंगे, और लास्ट जो थोड़ा सा है स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है। जैसे इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, है ना। उसमें फिर हमारे इथिक्स क्या है, रिसर्च के इथिक्स क्या है, हम रेफरेंसिंग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर प्लेजरिज्म क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं कि प्लेजरिज्म है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि मास्टर्स के बाद आप आर्टिकल लिखें, आप अभी से भी आर्टिकल लिख सकते हैं, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि लिखना शुरू करिए। आप अपने आपके ही बीच के सुधीर जी हैं, देखते हैं उनका आर्टिकल लगभग अखबारों में छपता है और हर सप्ताह छपता है। तो एक अच्छा स्किल है कि आपके पास अपने चीज़ों को लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो खाली टाइम को तो यूटिलाइज करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा स्किल है अर्निंग के। अभी फेलोशिप आने से पहले उनके पास आ रहा था। और तीसरा, नाम, फेम, और क्या चाहिए। हम अलग अलग जगहों पे लिखते हैं ना, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो वहीं से क्यों ना हम थोड़ा सा स्टार्ट करें, अच्छे आर्टिकल लिखना, ब्लॉग लिखना। ठीक, तो ये लिख सकते हैं और ये आप छपवा भी सकते हैं, पब्लिश भी करा सकते हैं। ये आपके पीएचडी एडमिशन में भी काम करेगा। और आपको पता ही है कि MA+ नेट पे आपका क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो विदाउट पीएचडी भी आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देना चाहेंगे तो आपको वो जो पब्लिशिंग आर्टिकल है आपको प्रायोरिटाइज कराएगी, उस पर नंबर मिलते हैं, 1 पे 2 यानी 5 मिनिमम मानता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 10 नंबर आपके वेटेज हो जाएंगे, तो आप कहीं भी छपवा सकते हैं, तो 10 नंबर आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च में अगर बात करें तो देखिए, पहली बात तो कि हम लोग जनरल बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे अगर खास करके मास्टर्स पास कर गए होंगे तो उन्होंने लगा हो कि ये जो स्टेप हम बता रहे हैं थोड़ा अलग है। हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर फर्स्ट पेपर है, वो सबके लिए अप्लाई होगा ना, तो हम सिर्फ स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरली, कि कोई भी रिसर्च होता है तो उसके क्या स्टेप होते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री का जब हम पढ़ेंगे तो इसका भी कुछ स्पेसिफिक होगा ना, जनरल बात के साथ साथ कुछ इसके अपने स्पेसिफिक भी स्टेप होंगे, तो वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल, ये जनरल स्टेप ऐसा कि लगभग जहां भी मोटा मोटी रिसर्च होता है उसमें यही कॉमन स्टेप अपनाए जाते हैं, जो लगभग कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कोई हार्ड लाइन नहीं है कि 8 ही हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा कुछ भी। हमने बताया कि जो कैटेगराइज कर सकते हैं जनरली को, वो कितने, 3। रिसर्च के कितने स्टेप, 3। मास्टर्स में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैम मालविका रंजन मैम जो पढ़ाती हैं, तो वो 3 रिसर्च के स्टेप बताते हैं। पहला यानी प्रीलिमिनरी, है ना, और फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा लास्ट में होता है फाइनल या रेफरेंसिंग, जो फाइनल काम होता है। यानी कि रिसर्च के पहले का काम, फील्ड विजिट, है ना, जो आप रिसर्च करने से, वाकई रिसर्च करने के पहले जो आप तैयारी करते हो, वो प्रीलिमिनरी वर्क में आ जाता है, प्रारंभिक कार्य में आ जाता है। और जब आप रिसर्च करते समय फील्ड विजिट करना, डेटा कलेक्शन करना, एनालाइज करना, टेबुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना, ये सब जो आता है वो आपके एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द रिसर्च में आ जाता है, जो आप उसमें करते हो। और तीसरा जो होता है फाइनलाइजिंग, कि आप जो भी आपने रिसर्च किया उसको आप एनालाइज करने के बाद आप रिपोर्ट करते हो, रेफरेंस देते हो कि हाँ हमने ये चीज पाया, जिसको हम प्रेजेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये 3 ही स्टेप है। अब उस 3 को हम 4 में कैटेगराइज कर दें, 8 में कर दें, ठीक है ना। तो ये जो जनरल बातें लिखी है आपके KBS मदान बुक के हिसाब से कि 8 स्टेप होते हैं। ठीक, अब वो क्या है, सीधी सी बात है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम पहले फॉर्मुलेट होना चाहिए। ठीक ना, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, अब ये क्या है भाई, देखिए हमने आपको बताया था कि रिसर्च क्यों करेंगे। रिसर्च का मकसद ही है कि कुछ जोड़ना या कुछ नया जानना, यही ना। नया क्यों जानेंगे, जानकारी का क्या यूज होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सीधी सी बात है।
आपको एक लाइन पता है कि क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। भाई बिना आवश्यकता की कोई खोज ही नहीं होगी, तो कोई तो आवश्यकता होगी, इसीलिए हम रिसर्च करेंगे। तो जो आवश्यकता क्या होगा, हम उसको प्रॉब्लम कह सकते हैं, चैलेंज कह सकते हैं, है ना, या रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले वो जो जरूरत है उसको हम फॉर्मुलेट कर लें, ठीक है। अब मैं उदाहरण के तौर पे देता चलूंगा कि मान लीजिए मेरे पास अभी क्या है, हम रिसर्च ये करना चाहते हैं कि हमारे क्लास के मास्टर्स फाइनल के स्टूडेंट, एमए फाइनल के स्टूडेंट, है ना, जेआरएफ में बैठते हैं, ठीक है, तो कितना परसेंट या जेआरएफ वो कर पाते हैं, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए फाइंडिंग करनी हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अपना एरिया निश्चित करेंगे, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि पढ़ेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले आपको क्या होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं या एरिया ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च कह सकते हैं, ठीक है, कि क्या आप सर्च करना चाहते हैं, आप उसको पहले कर लीजिए, है ना। वो वास्ट एरिया हो सकता है, जैसे मैं मान लो कि मैं टॉपिक अगर एक रिसर्च का ही कर लूं, जो हो सकता है कि आप लोग आगे बना भी सको इस पे। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ BHU इन द विमेन एम्पावरमेंट, ठीक, है ना, इन वाराणसी, ये एक मैं टॉपिक ले रहा हूं, ठीक ना। अब मैंने ये सबसे वास्ट एरिया क्या हुआ, सबसे वास्ट एरिया हुआ वीमेन एम्पावरमेंट, कि मैं महिला सशक्तिकरण के रूप में काम करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे महिलाओं के सशक्तिकरण में इंटरेस्ट है, या मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये आवश्यकता है कि महिलाएं कैसे सशक्त हो। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला जो बड़ा सा एरिया हो गया, वास्ट एरिया। लेकिन अब ये भी पार्टिकुलर टाइम में कर पाना मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको फिर स्पेसिफिक बनाऊंगा, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कि बड़ा से एरिया को छोटे में करिए, जो कि किया जा सकता है ना, स्पेसिफिक रिसर्च किया जा सकता है। तो उसको मैंने क्या कर दिया कि सिर्फ देखिए वाराणसी फील्ड कर दिया, उसके एरिया को, भाई पूरे देश में भी हो सकता है, वर्ल्ड में भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, वाराणसी में कर दिया, ठीक है। और टाइम भी हम ला सकते हैं, तो हम तीन चीजों से इसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। एक तो है कि हम अपना एरिया कम कर लें, दूसरा हम अपना पीरियड कम कर लें, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हो गया, आपने इस पे कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, लेकिन आप करना क्या होता है कि भाई आपने ये कर लिया, तो उसके बाद आप जो है लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू क्यों करना होता है कि आप जो ये सोच रहे हो, किसी ने पहले भी तो सोच लिया होगा, तो ये चेक करना कि क्या पहले किसी ने सोचा है, तो सोचा तो जरूर होगा, हो सकता है एग्जैक्टली ना सोचा हो, आसपास सोचा हो। तो अगर एग्जैक्टली तीन कंडीशन होते हैं हमारे लिटरेचर रिव्यू करने के, ये जब आपने किया तो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है कि पहली चीज कि आप एग्जैक्टनेस ना करो, रिपीटेशन ना कर पाओ। पहले से किसी ने कर लिया तो आपका क्या फायदा भाई। हाँ, लेकिन अगर किसी ने आस पास किया है तो उससे आप अपना मदद भी ले सको। जैसे किसी ने लिया हुआ कि BHU का कंट्रीब्यूशन क्या है ना, आसपास वाराणसी में, है ना, तो आपको लगा कि अच्छा वाराणसी को एम्पावर करने में या वाराणसी के डेवलपमेंट में BHU का कंट्रीब्यूशन रिसर्च किसी ने किया है, तो उसमें ही तो पार्ट आते हैं मेन या विमेन, तो उसमें हमारा ये निकल सकता है। तो आपको सोर्सेज भी तो चाहिए, मदद भी तो चाहिए, आप अपने से थोड़ी अंतर्यामी है कि सब कुछ लिख देंगे, तो आपको सोर्सेज भी तो चाहिए। तो ये लिटरेचर रिव्यू का रोल होता है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम को और कॉन्क्रीट करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताता है, ठीक है। चलिए, अब जब ये कर लेंगे तब आपको पता चल गया कि अरे मैंने तो किया था। अब मान लीजिए एक आ गया कि आपने आर्टिकल सर्च किया तो पता चला कि किसी ने ये लिखा है कि विमेन एजुकेशन में BHU का क्या रोल है। तो आपको लगा कि अच्छा विमेन एजुकेशन पे किसी ने किया है ना, मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव तय हो जाएगा कि मुझे क्लियरली बताना है कि इस रिसर्च में मुझे क्या करना है। ऑब्जेक्टिव क्या बताता है, मेरा रास्ता बताएगा ना।
कि मैं इस रिसर्च में क्या करने वाला, ठीक, ऑब्जेक्टिव। और चौथा जो है हाइपोथेसिस, क्या है, हाइपोथेसिस। जब आप कुछ पढ़ लोगे, कुछ समझ लोगे, तो आप एक हाइपोथेसिस का मतलब जनरली एक टर्म में अगर हम बोले तो एडुकेटेड गेस, क्या है, इट इज जस्ट ए गेस, इट इज ए प्रेडिक्शन। ये क्या है, प्रेडिक्शन है। आप कुछ संभावित उत्तर दोगे, जैसे कि बीएचयू अगर नहीं होता तो आज वाराणसी की महिलाएं इतनी डेवलप नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं। अब ये सही है कि गलत, ये हमें टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन हमने एक स्टेटमेंट जारी किया ना, एक गेस जारी किया ना, कि आज अगर महिलाओं, या हम इधर की बात करें कि महिलाएं अगर डेवलप्ड हैं या लड़कियां डेवलप्ड हैं, तो उसमें बीएचयू का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। ये हमारे एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, हाइपोथेसिस का रोल क्या होता है। तो पहला चीज तो आपको ये गाइड करता है कि आपको रिसर्च में बताता है कि आपको जाना किधर है, ये सिग्नल का काम करता है। जैसे आप समुद्र में चले जाते हो और आपको रास्ता नहीं दिख रहा होता, वहां हर जगह दिख रहा है पानी ही पानी है, तो आपका लाइट हाउस बताता है कि भाई पानी ही पानी है, लेकिन जाना किधर है, इधर है। आप उधर भी तैर के जा सकते हो, उधर भी तैर के जा सकते हो, उधर भी तैर के जा सकते हो, लेकिन जाना किधर है, इधर जाना। तो वैसे हाइपोथेसिस बताता है कि भाई आप जब रिसर्च करना करोगे तो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारा खेल भी हो सकता है ना, यहाँ का हो सकता है, फैशन भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है ना, तो बहुत कुछ है। लेकिन आपको करना क्या है, तो आपको बताता रहेगा कि हमने हाइपोथेसिस में ये लिया है कि बीएचयू ने महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो मुझे ये जस्टिफाई करना है, ठीक। तो आपको ये रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब रिसर्च प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या करेंगे, हम रिसर्च डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, कि हम समझ लिए कि हमारा ये रिसर्च करेंगे महिलाओं पे, है ना। अब हम विमेन एम्पावरमेंट पे कैसे बीएचयू के कंट्रीब्यूशन को आंकेंगे, तो हम अपना रिसर्च उसी तरीके से डिजाइन करेंगे। तो बीएचयू अभी है ना, यहाँ के आसपास 100 साल में से 60 साल 80 साल की महिलाएं भी बच रही होंगी, है ना। तो हमको लग रहा है कि हाँ, हिस्टोरिकल के साथ साथ एम्पिरिकल भी हो सकता है। एम्पिरिकल मतलब अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने डिजाइन कर लेंगे कि हमारी इसी में आता है कि आप अपने रिसर्च मेथोलॉजी डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या होगा। हम क्वालिटेटिव करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, है ना, हम क्वेश्चनायर बनाएंगे, हमारा क्या टूल्स होना चाहिए, ये सब हम अपना इसी में काम कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन। इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, तो रिसर्च डिजाइन में आपके वेरिएबल्स आएंगे, है ना। देखिए, जब आप एक्चुअली रिसर्च, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो सकता है कि रिसर्च डिजाइन में आपका फैक्टर भी तो होगा। रिसर्च का फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर को ही वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या है, वेरिएबल्स होता है। अब आपको यहाँ पढ़ना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस वेरिएबल और फैक्टर से आते हैं। वेरिएबल्स में क्या, तो सबसे पहले तो पढ़ना है कि टाइप ऑफ वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। क्योंकि बिना मेजरमेंट किए हुए आप अपनी बात कैसे कहेंगे, आप तो आंकड़ा लेके आएंगे ना। मान लीजिए आपके 100 घर विजिट किए और 100 घर में विजिट करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपकी जो महिलाएं हैं क्या कर रही हैं, है ना, उनका बीएचयू से क्या रिलेशन रहा, कभी पढ़ाई किया उन्होंने, है ना, कभी खेल कूद किया, कभी पार्टिसिपेट किया, कभी घूमा, कुछ भी तो किया होगा, तभी तो हम देख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ बीएचयू एंड देयर एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये जो हम करेंगे ये फैक्टर है। तो फैक्टर में ही देखिए आपको कई अलग अलग टाइप पढ़ना होगा, है ना। क्या क्या है आपका वेरिएबल्स का, कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और क्या होता है, हाँ, एक होता है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट के साथ साथ एक जो वेरिएबल होता है आपका, क्या बोलते हैं, एक्सट्रॉनियस है और इंटरवेनियस है। इंटरवेनियस का मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसका हमारा रोल है उस एक्सपेरिमेंट में, उसका कंट्रीब्यूशन है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक्सट्रॉनियस जो होता है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो बाहरी ही चीजें हैं, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो बस आपको क्या करना है ना, जो टर्म्स है उसको देख लेने हैं, एक मिनट बस। जैसे देखिए आपके जो, हाँ देखिए कौन कौन से हैं, चलिए देखिए आपका जो सबसे पहले वेरिएबल है कैटेगरियल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। ऐसे अलग अलग टाइप हैं, बस आपको मैं बता दूं, कैटेगरियल या क्वांटिटिव वेरिएबल्स ये है लिखे हुए। कैटेगरी का मतलब जस्ट कैटेगरी बताएगा भाई,
मेल है, फीमेल है ना। अब हम अगर कहें कि अडल्ट है या एडोलसेंस है, ये सब क्या बताएगा, कैटेगरी बताएगा, तो उसको कैटेगरियल बताएंगे। मान लिया महिलाओं का अगर कैटेगरी निकालेंगे ना भाई, अलग अलग महिलाएं होंगी, एडोलसेंस हैं, है ना, या एडल्ट हैं, किस तरह की हैं। दूसरी चीज हम उनका क्या निकालेंगे, क्वांटिटिव भी निकाल सकते हैं, कितनी महिलाएं हैं, 1। अब हर फैमिली में जाएंगे तो उनके बच्चियां कितनी हैं, उनकी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये भी हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें हमने बात किया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। जैसे टाइम और डिस्टेंस में इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम और डिस्टेंस में टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम अपना चलता रहेगा, टाइम के अनुसार डिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर हम उसी तरह से BHU और विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इन दोनों में कौन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, BHU इंडिपेंडेंट है भाई, और उनका परफॉर्मेंस इनके उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उनका परफॉर्मेंस या उनका एम्पावरमेंट क्या है, डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, है ना, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स और एक्सट्रानियस वेरिएबल, वही अभी मैंने बात किया इंटरवेनिंग, जिस पर हम इंटरफेयर कर सकते हैं भाई साहब, है ना, और इसका एक्सट्रानियस, इसका हमारा कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिव और एट्रीब्यूटिव वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स मतलब जो साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से है, और एट्रीब्यूटिव मतलब जिसकी पहचान है, उस पर हमारा कोई चाह के भी हम उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी का मूड है, किसी का जेंडर है ना, किसी का एज है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, उस एज का उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो ओल्डर एज की महिलाएं होंगी, BHU में नहीं आ रही होंगी, नहीं खेल रही होंगी, तो या कल्चर का कोई इंपैक्ट रहा होगा, कास्ट का कोई इंपैक्ट रहा होगा, उसको आप कंट्रोल, एट्रीब्यूटिव मतलब सीधे पहचान से आता है, उसके अस्तित्व से होता है, तो उसके अस्तित्व से ही मान लीजिए अगर कोई क्यों महिला होने के कारण BHU में नहीं आ सकती थी, या फिर वो एक होता है ना कि जिसका मायके यहाँ है और एक किसी का ससुराल यहाँ है, तो ससुराल वाले क्या BHU में पार्टिसिपेट बहुत कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, तो वो उनके पहचान से ही रिलेटेड है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव वेरिएबल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कैटेगरियल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक तो कैटेगरियल देखिए कि एक कैटेगरी है साफ साफ, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, और एक कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, हम उसी में से बीच में से ऐसे करते चले जाते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे ऐसा मान लीजिए क्या है, एज, अगर हम एज कर लें कि मान लीजिए कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं 10 साल से लेकर के 50 साल के बीच के बच्चियों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर, तो हमारा 10 से उसमें भी कैटेगरी बना सकते हैं ना। अब कैटेगरी हमारा डिस्क्रिएट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। डिस्क्रिएट मतलब हम अलग अलग कर दें कि 10 से लेके 20 तक ये अलग रखो, और फिर 20 से लेकर के 30 से लेकर 40 तक अलग अलग कैटेगरी कर दी, तो उसको डिस्क्रिएट बोलते हैं। और कंटिन्यूअस मतलब कि 10 से 20 अलग कर दें और फिर वही 20 तक, 20 से अलग 30 तक, मतलब कंटिन्यू करते जाएं, ठीक ना। जो ग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ग्राफ जब बनाते हैं तो पहले अगर ग्राफ में देखते हैं कि अगर ऐसे बना है जो भी, तो ये कंटिन्यूअस है ना, और अगर कुछ ऐसे है कि यहाँ अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये डिस्क्रीट, बस। चलिए अब ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स का रोल क्या है, वो हमें एक निष्कर्ष में पहुंचने में मदद करता है। और कैसे, जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है कि उसी वैल्यू को मेजर आउट करना, वेरिएबल्स को मेजर आउट करना कि उसका कितना इस पे, वेरिएबल्स मतलब सीधा क्या, फैक्टर, और फैक्टर मतलब जो उसको प्रभावित करता है, तो इसका कितना प्रभाव उस पर पड़ता है। तो मेजर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कम है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट, और मेजरमेंट करने के लिए जो टूल है उसको स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो यूजुअली आपके स्केल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन, नॉमिनल स्केल है ना, फिर नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है, और क्या है, एक रेशियो स्केल है और इंटरवल स्केल। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, आपको बस समझ लेना है। नॉमिनल का मतलब ये है सीधा, जो नॉमिनेटिव केस जो बताते हैं ना, पढ़ते हैं, नाम बताएगा, कर्ता बताएगा, जो मुख्य है। जैसे जेंडर बता दिया कि हाँ भाई ये मेल है। अब जैसे किसी घर में हम जाएंगे तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पता करने के लिए क्या है, वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बच्ची है, तो ये जो हम पता करेंगे वो नॉमिनल वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसमें क्या है, इसका फायदा ये है कि हमको ये चीज पता चल जाता है कि कौन है, लेकिन इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे।
रिलेट कर पाएंगे क्या? मान लीजिए किसी के यहाँ एक लड़का है एक लड़की है, उसको रिलेट करके कोई रिलेशन नहीं बना सकते। ऑर्डिनल से नाम ही पता चलता है जो ऑर्डर दिखाता है। ऑर्डर दिखाता है मतलब जैसे आप अगर इसको हम देखिए चारों को रिलेट करके बता रहे हैं एक एग्जांपल में। मान लीजिए कि पास और फेल अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहां पे जो बच्चियां हैं उनका हम एकेडमिक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम नॉमिनल में बस ये देखते हैं कि उसमें पास मैट्रिक मान लीजिए हमने कॉमन निकाला कि मैट्रिक पास हुए या फेल, या ग्रेजुएशन पास है या फेल, तो उसमें सीधी सीधी बात हो जाएगी कि पास या फेल। ग्रेजुएट है यस पास है, ग्रेजुएटेड है यस नो ग्रेजुएटेड नहीं है, तो हमको एक ये नॉमिनल डेटा मिल जाएगा। लेकिन उसमें हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा कि कोई ग्रेजुएट कितना ज्यादा है कितना कम है, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। तो फिर हमको क्या करना होगा, ऑर्डिनल स्केल एक होता है जो ऑर्डर बताता है। ये क्या बताता है कि ग्रेजुएटेड तो थे लेकिन क्या बोलते हैं ऑर्डर क्या था उसका, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये सब क्या है, ये ऑर्डर है। एक ऑर्डर उनका दिखाता है कि किस क्रम में है वो। जैसे अगर फर्स्ट होगा तो भाई पता चलेगा ना कि हाँ ये यहाँ के सीर गेट की महिलाएं जो है ये ज्यादातर फर्स्ट लाइन है, अगर दूर बढ़ते जा रहे हैं तो वहां सेकंड हो जा रहे हैं बिकॉज डिस्टेंस या कम पढ़ते जा रहे हैं, कम लोग हैं, तो इस तरीके का हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। इंटरवल अगर बात करें तो इंटरवल क्या करता है, इंटरवल देखिए क्या है कि इंटरवल से अंतराल हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराल। ये सीधा सीधा बताता है कि अगर मान लीजिए जिसे कोई फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में गैप नहीं पता चल पाता, मान लीजिए हमने कहा फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है, तो फर्स्ट का एक होगा ना रोल कि 60 से अबव फर्स्ट, 50 से अबव सेकंड, 40 से अबव थर्ड, ऐसा कुछ है ना। तो ये जो अगर हम डेटा निकालते हैं जो हमको गैप बता दे कि कितना कितना इनमें अंतर है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। जैसे आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, अगर ए ग्रेड आया तो आप 80 से 90 के बीच में हो, बी ग्रेड आया 70 से 80 के बीच में, तो क्या बता रहा है, इंटरवल बता रहा है। नेक्स्ट, इन तीनों को अगर बता दे उसको क्या बोलते हैं, रेशियो स्केल। और ये तीनों को बताता है कैसा, जैसे जो आपका यूनिट है जो आप बताते हैं 5 किलो या 6 किलो, वो क्या है, वो एक रेशियो स्केल है। आप पढ़े होंगे कि अगर हम बोल रहे हैं कि 5 किलो है इसका वजन, तो इसका मतलब कि एक रखा हुआ है, कहाँ पे, एक रॉड रखा हुआ है ना, प्लेटिनम का, उस रॉड की जो वेट है उसको 1 केजी मान लिया गया, मान लिया गया। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि 5 केजी, इसका मतलब वो 5 टाइम्स ऑफ दैट रॉड है। ये क्या रेशियो ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम 40 किलो हैं तो उसके तुलना में हम क्या, उसके अनुपात में हम 40 गुना ज्यादा हैं। तो ये क्या बता रहा है, देखिए ये नॉमिनल भी बता रहा है कि इसका वेट कितना है, ऑर्डर भी बता रहा है कि उसे कितना ज्यादा है या कम है, और इंटरवल भी बता रहा है कि उसमें कितना अंतर है। अगर 40 गुना है तो 40 का अंतर है ना, तो तीनों बता दिया कि नहीं बता दिया, आई बस समझ में। तो ये 4 स्केल आपके ऐसे पता करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आपका है एटीट्यूडनल स्केल, एक्स्ट्रा पढ़ना है एटीट्यूडनल स्केल। इसमें देखिए 3 स्केल है जिसमें आपको पढ़ना है। एक लिकर्ट स्केल है जो देखिए रेटिंग करने के लिए काम आता है। जैसे मैं अपनी पढ़ाने का फीडबैक लूंगा, रेटिंग लूँ कि भाई मेरी जो टीचिंग है उस पर आप लोग, मैं रिसर्च करूं यानी अपना मेजरमेंट करूं, तो मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। एक, मैं अपने जो भी स्किल है, जैसे मैं अपना पढ़ाने का 3 सी मान लूं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कम्युनिकेशन क्या है और मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है, और मैं तीनों को एक ही नंबर दूं और आप लोगों के सामने रख दूं कि भाई आप इस पे नंबर दो, प्लस माइनस करो, है ना। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है तो प्लस करो, नहीं कॉन्फिडेंस है तो माइनस करो, तीनों के लेकिन वैल्यू बराबर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लिकर्ट स्केल। क्या बोलेंगे, लाइक, याद रखिएगा, लाइक, लाइक से लिकर्ट बना है मतलब सब एक जैसा। लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी सबकी वैल्यू क्या है, एक जैसी। नेक्स्ट दूसरा क्या है, एक गटमैन है और एक दूसरा है थर्नस्टोन, थर्नस्टोन है, ठीक है, थर्नस्टोन है। ये क्या कहता है कि सबकी वैल्यू अलग अलग हो, सबकी वैल्यू। अब याद रखने के लिए देखिए, अब यहां तो याद हो जाता है,
वहां याद कैसे एग्जाम में रहे कि एट द टाइम पूछा है कि थर्नस्टोक में कौन सा होगा, या क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक ऐसा टेस्ट है या ऐसा वेरिएबल है जिसमें से कहा गया कि कॉन्फिडेंस को 2 नंबर, कम्युनिकेशन को 1 नंबर, है ना, और कॉन्सेप्ट को 5 नंबर दिया जाए। तो अब ये कैसे, अब ये कौन सा है टेस्टिंग, कौन सा है, तब याद नहीं रहेगा तो याद रखिए कि इसका नाम नहीं छिपा है, एक थर्न है और स्टोन है, एक क्या है, कांटा है हल्का और एक भारी, हल्का भारी से याद रख जाएंगे ना कि इसमें जो आपके पैरामीटर हैं उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो अब इसमें मान लीजिए कि किसी के नंबर होता है, आप देखिए मोबाइल में देखते हैं ना, रेटिंग करते हैं तो देखते हैं ना कि अगर उसके बैटरी को, इसकी कीमत को कितना देना है, तो इस तरीके की अगर स्केल हो तो उसको क्या बोलते हैं, थर्नस्टोन बोलते हैं। तीसरा जो है आपका, जिसको गटमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गटमैन स्केल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो जैसे रेशियो में कैसे है स्टार वाला, कि एक जैसे ये यूज होता है आपका, आप कोई आर्टिकल लिखते हो और उसमें देखना एक फैक्टर होता है H10 I10 कि इस आर्टिकल की वैल्यू इतनी है, मतलब वो कई चीज बता रहा है। I10 ये बताता है कि लगभग मिनिमम 10 अलग अलग पत्रिकाओं में इसका रेफरेंस दिया गया है, इससे ये उसकी वैल्यू पता चलती है। दूसरी चीज, उस ऑलरेडी उस लेवल पे है कि उसको कोई रेफरेंस कर रहा है तो उससे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस तो दिख ही रही है, साथ साथ उसका कंपैरिजन भी हो रहा है कि ये कितने, अगर I10 है तो 10 अलग अलग पत्रिकाओं में भी इसको दिया गया है। तो ये जस्ट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये है रेशियो टाइप का ही, क्या है, रेशियो टाइप का ही, इससे कई अलग अलग स्केल आपको मिल जाता है। जैसे स्टार, अगर 5 रेटिंग का है, 5 स्टार का मतलब कई चीज होता है। पहला अगर कहते 5 स्टार होटल है, इसका मतलब पहली चीज तो हो जाती है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन कीमत भी तो अच्छी होगी, तो उसके कई अलग अलग मायने निकल के आते हैं, ठीक है ना, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ठीक ना। तो ये सब क्या हो गया आपके इसमें चले आएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि वेरिएबल या फैक्टर, आप क्या करते हो रिसर्च में, फैक्टर को ही मेजर करते हो, और मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। चलो, अब आपका क्या है, इसके बाद रिसर्च डिजाइन कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रिसर्च टूल्स बनाओगे। भाई हमने रिसर्च डिजाइन कर लिया कि हमको इसमें क्या है, सीधी सीधी ना मेथोडोलॉजी अपनाएंगे। अगर शॉर्ट शब्दों में कहें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी क्या रहेगी, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी, जैसे हमको BHU का अगर देखना था तो हमने ये दिखा दिया कि हमको हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल दोनों करना होगा, ये हमारी मेथड होगी, ठीक है। अब उस मेथड करने के लिए हमारे पास टूल्स होना चाहिए, जिसको हम कलेक्टिंग रिसर्च टूल्स कह ले, या फिर हम कैसे डाटा कलेक्शन करेंगे उसका हम अपना तैयारी कर लें, इसको हम रिसर्च टूल्स बना ले सकते हैं, ठीक है ना। अब टूल्स क्या होगा, ये हम जहां भी सर्वे करेंगे या इंटरव्यू करेंगे तो देखना होगा कि हम BHU के कंट्रीब्यूशन को देखना चाह रहे हैं। वाराणसी में एक फील्ड है, तो किस पे करेंगे सर्वे, पॉपुलेशन पे करेंगे, लोगों पे करेंगे, है ना, या नेचर होगा तो नेचर पे करेंगे, एक्सपेरिमेंट पे करेंगे। तो ये जो भी हम करते हैं इसी को हम रिसर्च टूल्स बनाते हैं कि हम कहाँ करेंगे, किस पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पॉपुलेशन पे कहें, किस पे, जनसंख्या, ज्यादातर अगर हम करेंगे तो किस पे करेंगे, जैसे दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जानना चाह रहे हैं तो किस पे करेंगे, जनसंख्या पे। तो जनसंख्या तो बहुत बड़ी है, तब उसमें हम क्या करते हैं कि फिर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिसर्च है वो किस पे होना है और हमारा जो डेटा है वो कैसा है। अगर डेटा हमारा डेटा, अब डेटा का मतलब क्या हो गया, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स है, जस्ट रॉ फैक्ट, इसको हम कच्चा पदार्थ, है ना, रॉ फैक्ट्स, ठीक। और इसी को जो प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बनता है, इंफॉर्मेशन, जो आप कंप्यूटर में पहले पढ़े हुए कि डेटा और वो प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर रिसीव डेटा एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स यू इंफॉर्मेशन, ठीक। तो रॉ डेटा है, अब ये जैसा डेटा होगा वैसा आपका रिसर्च वो कलेक्शन का तरीका होगा। अगर डेटा प्राइमरी, अब तो डेटा पढ़ लेते हैं कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया, प्राइमरी जो फर्स्ट हैंड है और सेकेंडरी जो सेकेंड हैंड है, ठीक, सीधी सी बात है। मतलब कि जो भी अगर हिस्ट्री में बात करें कि ऐसा सोर्स है जो किसी घटना या व्यक्ति के बारे में उसी समय, उसी तत्कालीन समय में किसी ने लिखा होगा, बोला होगा, बताया होगा, तो क्या होगा,
फर्स्ट हैंड, और उसको फर्स्ट हैंड को प्राइमरी, और उसके आधार पे अगर किसी ने बोला होगा तो सेकेंड हैंड हो गया सेकेंडरी। ठीक ना? जैसे मान लीजिए जो रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी ने देखा, समझा, भले ही दूर से देखा, तो मान लीजिए हो सकता है कि उत्तर भारत में हो रहा और दक्षिण भारत में कोई लिख रहा हो, तो क्या हम कहेंगे उसको प्राइमरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। सुना होगा ना भाई, उसने कुछ तो हुआ होगा, उसी समय में था, उसी तत्कालीन समय में था, तो उसका कुछ तो सुना होगा, कुछ तो उसके इंफॉर्मेशन गए होंगे। जैसे अभी अमेरिका में मान लीजिए कोई घटना हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगा, तभी तो मैं लिख रहा हूँ, और मैं जब अभी लिख रहा हूं तो ये प्राइमरी होगा। ठीक ना? चलिए, अगर हम बात करें तो डेटा पे भी अगर बात करेंगे तो प्राइमरी के लिए फिर क्या करना होता है सेकेंडरी के लिए। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए प्राइमरी सोर्सेस को लेंगे और सेकेंडरी सोर्सेस को लेंगे। लेकिन अगर हम इंपेरिकल की बात करें, इंपेरिकल मतलब जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन संख्या कैसी है। हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और एक सर्वे या इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक? ऑब्जर्वेशन कब करते हैं? जब संख्या बड़ी है और हम उसमें पार्टिसिपेट ना करके बाहर से ही देखना चाहते हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 बच्चे हों और मैं 100 बच्चों को ये रिसर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया महिलाओं को, तो हम कुछ ना करें, हम जाएं और हर चौराहे पे बैठते हुए चाय पीते हुए देखें कि अच्छा यहाँ किस तरह की महिलाएं, मतलब कितनी पढ़ी लिखी हैं, किस तरह का उनका स्पोर्ट स्किल है। तो ये सब हम बाहर से बैठ के अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर हम उसी में फिर उनके साथ इंटरेक्ट कर लिए, इंटरेक्ट कब हो पाएगा? क्या सभी महिलाओं से हमारा हो जाएगा इंटरेक्शन? छोटी जनसंख्या होगी, तब हम फिर क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे या सर्वे करेंगे। इंटरव्यू और सर्वे में क्या अंतर है? देखिए, मैं अभी जो बता रहा हूं आपको अपने भाषा में बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि इस पे जब क्वेश्चंस वन लाइन जब पूछता है ना सेंटेंस बना के, तब आप कहें कि भैया ये तो आपने याद नहीं करवाया था। मैं याद नहीं करवा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि आप वहां पे मैच करा सको। वहां पे लिखा रहता है कि सर्वे में सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी लोग होंगे उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन इन सेम पैटर्न। जबकि इंटरव्यू जरूरी कि वही क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे कुछ और पूछा जाए, अलग पैटर्न हो सकता है। ठीक ना? तो देखते हैं सर्वे में क्या होता है, एक ओपनली क्वेश्चंस बना लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही अलग अलग जगहों को देते हैं, उसमें सैंपलिंग फिर करते हैं। सैंपलिंग पढ़ेंगे इसके बाद में, इसके बाद वाले में। तो देखिए सर्वे और इंटरव्यू में क्या अंतर है कि इंटरव्यू हमारे ऊपर निर्भर करता है, अगर हम 1 बाय 1 कर रहे हैं ना तो उसमें क्वेश्चंस वेरी हो सकते हैं, पैटर्न भी वेरी हो सकता है। लेकिन सर्वे में क्या होगा कि फिक्स हो जाता है क्वेश्चन और वही हर लोगों के पास जाता है। तो इसके लिए हम जो सर्वे के लिए या इंटरव्यू के लिए हम सर्वे के लिए क्या करते हैं, फिर क्वेश्चनायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है, एक क्वेश्चन का सेट होता है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। ठीक ना? सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, विच हेल्प टू कलेक्ट डाटा। अब वो 3 तरह के होते हैं, है ना, क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड एंड कंबाइंड। अब जैसे नाम है उससे इसका काम हो जाएगा। क्लोज इंडेड का मतलब उसका इंड क्लोज है भैया, आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, उसमें बस टिक करना है कि हम पढ़ने में यस, ग्रेजुएटेड यस या नो। क्लोज इन, अपना आप कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते कि नहीं हम इंटर तक ही पढ़े हैं, ग्रेजुएशन नहीं किया, तो आपको वो नहीं कहे। हाँ, वो तब हो जाएगा जब ओपन इंडेड रहेगा, आपको लिख देगा राइट डाउन योर क्वालिफिकेशन, या तब आपको लिखना है कि इंटर है तो इंटर लिखिए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिखिए, मास्टर्स है तो मास्टर्स लिखिए। ठीक ना? और अगर बोथ हो जाएगा तब क्या आपका पहले ऐसे देखिए लिखा रहता है कि आप फिल करिए कि ग्रेजुएशन है कि मास्टर्स है, उसके बाद लिख देता है अदर। जैसे अदर टाइप करेंगे तो लिखना पड़ता है कि लिखिए तब क्या है ना, कंप्यूटर में फॉर्म भरते समय ऐसा होता है ना, तो बस यही है। समझ गए फिर क्वेश्चनायर कैसे बनाते हैं? चलिए, अब ये क्या हो गया कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, अब हमें सैंपलिंग करना होता है। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप में रिसर्च टूल बना लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन अब हम निकलेंगे किस चीज पे, अभी भी बचा है, अभी हम निकलेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए नहीं, अभी हमें अब सैंपलिंग बनाना होगा। सैंपलिंग क्या होता है,
रिसर्च टूल हो गया। अब सैंपलिंग होगा। सैंपलिंग मतलब सिलेक्शन ऑफ सैंपल। भाई देखिए, हम पूरी पॉपुलेशन को हम नहीं कर सकते, तो अब हमको क्या करना होगा, एक सैंपलिंग करनी होगी। सैंपल का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन, प्रतिनिधि है ना, कि उस पूरी जनसंख्या का क्या हो, वो प्रतिनिधित्व करे, कि इसके आधार पे इसको कह सके। हम लोग करते हैं कि नहीं, किया है आप लोग कि नहीं कभी? अरे भाई, चावल बनाए हैं गांव में तसले में से निकाल के, वो एक चावल क्या है, अगर एक चावल सिज गया तो सभी चावल सिज गया, क्या है, सैंपलिंग है भैया। अब सब चावल को पकड़ कर दबा के देखेंगे नहीं ना। तो बस देखिए, वही कारण है कि मैंने कहा था कि लर्निंग और एजुकेशन में क्या है, लर्निंग एक जंगल की तरह है। एट द टाइम अगर उसमें पूछ दे कि ये पौधा कहाँ है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो पौधा हो सकता है कि कहीं किसी कोने में होगा। एजुकेशन यानी जस्ट लाइक प्लांटेशन, बस उसी को सिस्टमैटिक कर दिया है कि हर की क्यारी बनी है कि यहीं से बैठे चल जाओ, हाँ भैया आपको गुलाब का पौधा चाहिए तो उधर है, सूरजमुखी का पौधा चाहिए तो उधर है, आम का पौधा चाहिए तो उधर है। बस जंगल में आम का पौधा भी होगा, सूरजमुखी का भी पौधा होगा, लेकिन उसको ये बस नहीं पता है, इसीलिए उसको अनएडुकेटेड कहा देते हैं। कि ये सब कमा वही है ना। सैंपलिंग अब पूछे तो हम लोग नहीं किए हैं, सब करते हैं, है ना। चलिए, अब सैंपलिंग करते समय देखिए दो तरीके के हैं, कि एक रैंडम और एक इसके यानी कि प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी। बस क्यों इसका नाम समझ जाएंगे तो इसका समझ जाएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी। भाई प्रतिनिधि सत्य को व्यक्त करने की संभावना रखता है कि नहीं रखता है। सत्य को रिप्रेजेंट करने की संभावना रखेगा तो उसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे, नहीं रखेगा संभावना तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो भाई रैंडम जो रहेगा वही प्रोबेबल है। रैंडम मतलब अब हम पहले ही से मान लीजिए कि हमको मीठा आम बेचना हो, आम बेच रहा है आदमी, अब पहले ही से वो कहेगा भैया ये देखिए आम अपने से दे, देखिए ये आम रखे हुआ है आगे साइड में, देखिए खा के कितना मीठा है। तो क्या वो पूरे आम का रिप्रेजेंटेटिव हो गया? तब कैसे होता है, गांव वाले देखते हैं भैया वो कभी से उधरों से इधरों से कहीं से उठा कर ये ई वाला काट के खिलाइए, तो वो क्या है, रैंडम, कि कहीं भी पकड़ा जाएगा। वो अगर आम मीठा हो गया तब हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि आम सभी मीठा होगा। समझ गए? तो बस यही है। अब मैं बस आपको टर्म समझा दूं कि देखिए एक चीज जो देखिए छूटा, कि जब आप रिसर्च डिजाइन में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैसा आपकी जरूरत होगी वैसा रिसर्च डिजाइन आप बनाएंगे। उसमें एक एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल भी था। नॉन एक्सपेरिमेंटल में 3 टर्म है, कोहर्ट और एक है प्लेसेबो और एक है एक्शन रिसर्च। जब आप ये रिसर्च डिजाइन नहीं कर रहे थे कि हम कौन सा मेथोलॉजी अपनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव अपनाएंगे, एक्सप्लोरेटरी अपनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल अपनाएंगे, मतलब आपको डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले। तो उसी में एक आधार है कि एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब जिसमें आपका वेरिएबल का कंट्रोल हो सकता है, आप उसको इंटरफेयर करके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, जो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना होता है, आपको करके देखना होता है, उसके बाद जो होगा उसको लिखना होता है। तो जिसमें कंट्रोल आपका नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल। जिसका आपके वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते लेबोरेटरी में या किसी एक जगह पे, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल। उसी में से एक एग्जांपल है जो आपको पढ़ना है, मतलब कोहर्ट और एक एक्शन रिसर्च और एक है आपका प्लेसेबो, ये टर्म है। तो कोहर्ट मतलब होता है ग्रुप। तो जब ग्रुप पे आप रिसर्च कर रहे होते हो तो एक प्रकार से जो भी ग्रुप है, जैसे मान लीजिए मैं चला जाऊं सीरगेट, और सीरगेट के एक काशीपुरम कॉलोनी के जितने भी महिलाएं हैं या बच्चियां मुझे मिले, मैं उनको जस्ट ऑब्जर्व करूं और जो है वो मैं कंक्लूजन के रूप में लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगा, कोहर्ट हो जाएगा, यानी ग्रुप स्टडी हो जाएगी। अगर मैं फिर वही कहूं प्लेसेबो, प्लेसेबो एक्चुअली क्या होता है, आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में, इसके नाम से याद रखिएगा, प्लेसेबो ऐसा मतलब हुआ है लेकिन हुआ नहीं है। आपने सुना होगा कि एक रेमडेसिविर कुछ दवा था ना, रेमडेसिविर ऐसा कुछ, भाई साहब वो पानी मिला के लोग दे दे रहे थे, लेकिन लोग ठीक भी हो जा रहे थे। बाद में तो केस चला तब पता चला कि
ये नकली था। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं कि जैसे आप अपना मेडिकल हेल्थ सेंटर ले लीजिए, है ना, हर चीज की एक ही दवा, कि हाँ दवा मिल गया, अब वही दिक्कत की दवा मिले या ना मिले, दवा मिल गया हम ठीक भी हो जा रहे हैं, है ना। जैसे गांव में मंत्र या तंत्र जो होता है, किसी को कुछ दिक्कत हुआ लेके चल जाता, फलनवा कह दिया कि मंत्र पढ़ दिया, जा ठीक हो जा रहा है। वो एक प्रकार से प्लेसेबो है, वो हुआ नहीं एग्जैक्टली बट उसका इंपैक्ट दिख रहा है, तो उसके को क्या बोलते हैं, प्लेसेबो रिसर्च, ठीक ना। और एक है एक्शन रिसर्च, जिसको आप करते हो और करने के बाद जो इंपैक्ट आता है उसी को आप एक्शन रिसर्च करते हो। नेक्स्ट एक जो आपका और रह गया था कि किसी घटना को लेकर के आप जब रिसर्च करते हो तो दो तरीके के रिसर्च होता है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब देखिए, रेट्रो मतलब जो पीछे, मान लीजिए रेफरेंस के आधार पे, वो देखिए रेफरेंस के आधार पे, रेफरेंस क्या होता है, आप ऐसे भी फिजिक्स में पढ़े हो कि रेफरेंस, अगर कोई जैसे मोशन में जब आप पढ़ते हो ना कि एक व्यक्ति चल रहा होता है, तो उस रेफरेंस के आधार पे अगर उसकी दूरी या स्थिति बदल रही है तो हम उसको क्या कहते हैं कि मोशन में है या नहीं है, बदल रही है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो रेफरेंस क्या है, एक प्रकार का ऐसा जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो वही घटना को लेकर के है, मान लीजिए कोई घटना घटी, उस घटना से पहले की चीज है कि ये अभी टाइम है हमारा, इस टाइम से पहले उस घटना का क्या इंपैक्ट पड़ा, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, पीछे जाकर के देखना, है ना। जैसे कोरोना घटा, कोरोना से पहले या कोरोना के समय क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, उसको देखने के लिए अगर आज हम रिसर्च करें तो उसको क्या कहेंगे, रेट्रो। और अगर इसी को क्या करेंगे, प्रो, मतलब आगे, अगर भविष्य के लेकर के कि अब ऑनलाइन जो एजुकेशन आ रहा है उसको लेकर के आगे क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, रिजल्ट आ सकते हैं, बच्चों में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस तरह की रिसर्च को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक ना। तो बस ये, चलिए आपका ये हो गया। चलिए सैंपलिंग में अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग में सीधी सी बात है कि आपका सिंपल हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, क्लस्टर हो सकता है। तीन नाम, क्या क्या तीन नाम है। सिंपल भैया देखिए ये कि मान लीजिए हमको 100 लोग, मान लीजिए 1000 महिलाएं हैं, हम हजारों को नहीं लेंगे, लेकिन हम 100 अलग अलग जगहों से या 50 अपने कैपेसिटी के अनुसार हम अलग अलग जगहों से, कि 5 सीरगेट से, 5 भगवानपुर से, 5 चित्तूरपुर से, 5 इधर से, ऐसे घूम जाएं और 5 ऐसे परिवारों को हम दूर दूर पे कलेक्ट करें और उनके डाटा के आधार पे हम कहें कि वाराणसी में जो है इसका ये रोल रहा। अगर हम कह दें स्ट्रेटिफाइड, स्तरीकरण का मतलब क्या होता है कि आप एक लेयर बना दो, जैसे जरूरत पड़ गई कि बच्चियों का अलग हमें करना चाहूँ, और या फिर जिनका मायके यहाँ रहा हो उनका अलग करना चाहूँ, और जिनका ससुराल यहाँ रहा उनका अलग करना चाहूँ, उसी में कैटेगरी बना दूँ, स्ट्रेटिफाइड कर दूँ तो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। और अगर क्लस्टर कर दूँ, देखिए कभी कभी ये होता है कि हमें इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम सबका नहीं कर पाएंगे फैमिली का, तो हम एरिया का ही ले लें कि हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी कि सैंपल के अंदर भी एक सैंपल ले लें। जैसे कि हम सीरगेट का अलग ले लें कि यहाँ पे हम 10 लोगों को मतलब जाएं और चाय की दुकान पर बैठ के जो 10 महिलाएं मिल जाएं या 10 लोगों को इंटरेक्ट करें, भगवानपुर चले जाएं, इधर हम करौंधी चले जाएं, उधर डाफी चले जाएं। इस तरीके से अगर हम अलग अलग जगहों पे जा करके 10-10 लोगों से और उस पार्टिकुलर एरिया का एक ग्रुप बना लें, तो उस ग्रुपिंग का अगर हम सैंपलिंग करके करें तो उसको क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। तो ये तो रैंडम था कि इसमें संभावना है कि आपने रैंडम किया, लेकिन जिसमें हम अपने सुविधा से करते, कन्वीनियंट, पहले ही से दिमाग लगा देते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहने देते, यानी अपनी सब्जेक्टिविटी डाल देते हैं कि आपको कहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे या कहाँ आसानी से मिलेंगे, कहाँ हमको इजीली मिल जाएंगे। तो ये सारे अगर हम करते हैं तो इसमें संभावना सच को व्यक्त करने की घट जाती है। जैसे मान लीजिए मीडिया वाले जो आज करते हैं, वो क्या करते हैं कि हमको ये जवाब चाहिए, तो ये जवाब कहाँ से मिलेगा, वहीं पहुंच जाते हैं और उन्हीं में से पूछ करके और वो बता देते हैं। तो क्या वो सैंपलिंग सच को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं ना। तो ये देखिए जैसे कैसे कैसे होते हैं। तो पहला देखिए कन्वीनियंट सैंपलिंग,
भाई अगर हम पहले ही से सुविधा कर लें कि आप चल जाते हैं कहाँ, इधर की महिलाएं बोलेंगी नहीं, जैसे हम लोग भी किए थे। एक इंडियन फोक करके चैनल आई थी, कलकत्ता की, मतलब साउथ इंडिया की कंपनी थी, हम लोगों को सेलेक्ट की थी, और उसका ये था कि ओपिनियन क्रिएट करना या पैनल डिस्कशन करना। तो हम लोग देखते थे कि कहीं जाते थे तो कुछ पूछते थे, तो इधर की महिलाएं कैमरे पे आने में बहुत हिचकिचाती हैं। तो हम लोग पहले ही से क्या करते थे, 10 लोग अपने ही दोस्तों को बोल देते थे कि भाई हम आज इस पे बताने जा रहे हैं, इस पे आके तुमको बोल देना है, यहाँ रहना। तो हमने क्या किया, अपना ही सुविधा से कर दिया, तो वो सच को रिप्रेजेंट करेगा नहीं। दूसरी चीज, जजमेंट या पर्पसिव सैंपलिंग, पहले ही से हमने जजमेंट कर लिया कि अच्छा पढ़े लिखे महिलाओं से ही बोलेंगे, तो पढ़े लिखे महिलाओं से ही सैंपलिंग कराओ, तो सब लोग पढ़े लिखे ही वाले आ जाएंगे। जो गांव देहात में जो छूटे हुए हैं, पिछड़े हुए, उनसे हमने सैंपलिंग ही नहीं किया। नेक्स्ट अगर बात करें कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग मतलब कि अगर हम महिलाओं में ही कोटा बना दें कि इस कास्ट की इतनी रहेंगी, इस ग्रुप की इतनी रहेंगी, तो इस तरह की अगर हम सैंपलिंग करते हैं तो कोटा सैंपलिंग होता है। उसमें हमने अपना इंटरफेयर किया, इसलिए उसमें सच्चाई रिप्रेजेंट करने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग का मतलब कि पता चला कि वहाँ गए हुए थे तो देखे कि अच्छा इतने लोग बैठे हैं एक ही साथ, पहुंच गए पार्टी में, देखे कि अच्छा यहाँ शिवरात्रि हो रहा है, बीटी मंदिर पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं बनारस के, यहीं पे कर लेते हैं इंटरव्यू। तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, कि पहुंचे थे और हमको दिख गए इतने सारे लोग, तो यहीं पे सोच रहे हैं कि अलग अलग जगह से तो महिलाएं आई हैं, चलो लाइन में जितने लोग लगे हुए हैं उन्हीं से इंटरव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब कि पहले वो स्नो था मतलब बर्फ था, और फिर धीरे धीरे टूट के टुकड़ा बन के बॉल बन जाए और घूमने लग जाए, तो स्नोबॉल हो जाता है। मतलब हम पहले आपसे इंटरव्यू लिए या सर्वे किए, और आप ही को फिर कहे कि आप भी आके जाके सर्वे कर लीजिएगा, थोड़ा दोस्तों से पूछ लीजिएगा, तो क्या हो गया, स्नोबॉल सैंपलिंग हो गया कि भाई हमने आपको पहले किया, फिर आप ही जो है उधर कर रहे हैं। तो आप अगर बीजेपी के, या जैसे अगर हम बात करते हैं कि जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की या किसी भी, मान लीजिए पार्टी की, हम कि चुनाव में कौन जीतेंगे, तो मान लीजिए कि एक तरफ बीजेपी के हों और उन्हीं को मैंने कहा कि भाई साहब आप जरा देख के आइएगा, तो वो कैसा ओपिनियन लेके आएगा बीजेपी के पक्ष में। अगर मैं एक कांग्रेस की तरफ से जाऊं और बोलूं कि भाई साहब देखिए चुनाव में क्या किसका पलड़ा भारी हो रहा है, और उनसे मैं पूछूं और फिर कह कि आप जरा पूछ के लेके आ जाइएगा 10 लोगों का, तो वो कैसा लेके आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, स्नोबॉल सैंपलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यही था रिसर्च प्रपोजल। अब इसके बाद जो 5वां स्टेप है वो क्या है, रिसर्च प्रपोजल लिखना। देखिए रिसर्च प्रपोजल, अभी तक ये सब जो काम है वो क्या है, बैठे बैठे हो रहा है, आप अभी गए नहीं हो, या आपकी प्रारंभिक काम में आए। ये सभी काम क्या है, जस्ट नहीं होता है कि जाने से पहले तैयारी, क्या क्या लेके जाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा प्लान कर लिया। लेकिन अब जाने के लिए पैसा चाहिए, भाई जाएंगे ना आप कहीं रिसर्च करेंगे, तो आपको उसको ऑथोरिटी चाहिए या पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको अधिकार चाहिए या संसाधन चाहिए। तो उस संसाधन अवेलेबल कराने के लिए या वो अधिकार लेने के लिए आप किसी के पास जाएंगे, ऐसे आपको कोई आकर के महिलाएं आपको अपनी जानकारी दे देंगी, नहीं देंगे। आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑथोरिटी लेना पड़ेगा। तो आप किसी इंस्टीट्यूशंस के पास जाके क्या करोगे, प्रपोजल दोगे कि भाई साहब हम ये रिसर्च कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें आपका सैंक्शन चाहिए, या तो आप वित्तीय मदद करिए या हमें अधिकार दीजिए। तो इस तरीके के लिए जो हम करते हैं, उनको लिखते हैं, उसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल मान लीजिए मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे। जो हमने क्वेश्चनर बनाया, सैंपलिंग किया, सर्वे किया, वो चीज करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। अब जैसे अगर हिस्ट्री का है तो हम ज्यादातर कहाँ जाएंगे, जहाँ सोर्सेस पड़े हुए हैं, जैसे लाइब्रेरी विजिट करेंगे, आर्काइव विजिट करेंगे, है ना, आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाएंगे। अगर इंपेरिकल होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, हम फिर सर्वे करेंगे जाकर के, ठीक ना, और हमारा डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद हम आके बैठ के क्या करेंगे, उसमें फिर हम प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग करेंगे, डेटा प्रोसेस करेंगे कि हमको क्या क्या मिला, उसको टेबुलेशन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जो भी हम कर सकते हैं उस डेटा से प्रोसेस करके जो आंकड़ा या कंक्लूजन लाना चाहेंगे वो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा एनालिसिस की अगर बात करें तो लास्ट में है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक, कि अब हम रिपोर्ट लिखेंगे कि हमने इस पूरे रिसर्च में क्या पाया, और अपनी कंक्लूजन के तौर पर उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे या आर्टिकल में पब्लिश कराएंगे, है ना, या जिस संस्था को हमने दिया था उसको सबमिट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो यही था। अब आपका जो लास्ट है
तो कल हम अगला जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन या कम्प्रहेंशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 2-3 चीज़ें बच गई है, जैसे कि टेक्निकल बेसिक ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है उसको बता देंगे। आज बस थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप जब कल पढ़ेंगे तो समझ में आए। हाइपोथेसिस देखिए मेनली हम 2 तरह के बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरा बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या अफर्मेटिव हाइपोथेसिस। नल मतलब नहीं, नल मतलब नहीं और अल्टरनेटिव मतलब उसी का उल्टा हाँ। जैसे BHU और विमेन एम्पावरमेंट में रिलेशन है, हमने ये टॉपिक ले लिया कि रोल ऑफ या कंट्रीब्यूशन ऑफ BHU इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन वाराणसी। ठीक, तो हम क्या ले रहे हैं, 2 चीजों का रिलेशन दिखा रहे हैं ना, किसका, एक BHU का, दूसरा विमेन एम्पावरमेंट में, है ना। तो नल हाइपोथेसिस ये मानता है कि यार इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं, सीधी बात कर देगा नो। ठीक, और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा फिर, यस है, क्या है, इन दोनों में रिलेशन है। तो हम सबसे आसानी से सबसे पहले किसको टेस्ट कर सकते हैं, ना को कि हाँ को। हाँ को करने के लिए तो हमको ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कितना सही है, कितना है रिलेशन। नल को तो हम कर सकते हैं ना कि हम BHU का देखें और हम जाके देख लें कि भाई 10 घर भी अगर हम घूम लें और पूछ लें कि BHU से आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर वहां जवाब आ जाए कि हाँ हुआ है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस पहले ही खत्म। जब नल हाइपोथेसिस खत्म तो दूसरा क्या बचेगा, अल्टरनेट यानी अफर्मेटिव हाइपोथेसिस कि हाँ है। अब हाँ पे हमको आगे डिटेल डिस्कशन करना होगा कि कितना है कितना नहीं है, ठीक ना। तो इसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल में और कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे 2-4 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक ना। जो आपको जो चार्ट ग्राफ इस तरीके से बता के दिखाया है वो मैं बता दूंगा। और हाँ,